देखिए, इनकम मेथड में बेसिकली हमने ये सीखा है कि जितनी भी फैक्टर इनकम्स हैं उन सबको ऐड करके हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना होता है। और इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हमने सारे फैक्टर इनकम को 5 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। हमने कहा कि सर कोई बंदा जो है वो सर्विसेज रेंडर करके जॉब करके पैसा कमा सकता है, बिजनेस स्टार्ट करके पैसा कमा सकता है, लेट आउट करके, इन्वेस्ट करके, या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो पैसे अर्न कर सकता है। तो इसके बेसिस पे हमने इनकम को 5 हिस्सों में कैटेगराइज किया था। हमने कहा जी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होगा, रेंट होगा, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या मिक्स्ड इनकम। तो जो ओवरऑल फंडा है इनकम मेथड का वो ये है कि आप सारी इनकम्स ऐड करें और उसके बेसिस पे आप नेशनल इनकम फाइंड आउट करें। अब होता क्या है कि जब हम इनकम ऐड करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इनकम्स हैं जिनको आपको ऐड करना होता है, बहुत सी ऐसी इनकम होती है जिसको हम ऐड नहीं करते हैं। तो वो सारी इनकम जिसको हम ऐड नहीं करते हैं, जिसको एक्सक्लूड करना होता है, उसे हम कहते हैं प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। कि व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम आपको ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं कि इस तरह की इनकम्स को आपको नेशनल इनकम कंप्यूटेशन में ऐड नहीं करना है। फर्स्ट इज ट्रांसफर इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड। देखिए, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से तो हमें ट्रांसफर इनकम उसमें इंक्लूड नहीं करना होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ट्रांसफर इनकम है क्या। देखिए, दो तरह की इनकम होती है। अगर मैं नेशनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊं, दो तरह की इनकम है। एक है फैक्टर इनकम, एक होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब होता है वो सारी इनकम जो हम कुछ प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर करके जनरेट करते हैं। कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी प्रोवाइड करा के अगर हमने कोई इनकम जनरेट करी है उसे ट्रांसफर इनकम कहा जाएगा। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहे, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस आप जो है इनकम जनरेट कर रहे हैं, इनकम रिसीव हो रही है, इनफैक्ट जनरेट नहीं हो रही, इनकम आप रिसीव कर रहे हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, तो वो जो इनकम है उसे हम फैक्टर इनकम ना कह के ट्रांसफर इनकम कहते हैं। जिसके लिए आपने कोई सर्विस नहीं दी, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी, लेकिन पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसफर इनकम रादर देन फैक्टर इनकम। देखिए, जिसमें लिखा है ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू एन इनकम व्हिच अक्रू विदाउट अप्लाइंग एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। ठीक है जी। अच्छा, इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता नेशनल इनकम में? लिखा है दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दीज रिसीट्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड नीदर कॉज एनी वैल्यू एडिशन। ना तो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड है ये इनकम्स और ना ही कोई वैल्यू एडिशन कर रही है। किस चीज में वैल्यू एडिशन की बात हो रही है? गुड्स एंड सर्विसेज में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, और ये पैसा रिसीव कर रहे हैं आप, तो इसे हम ट्रांसफर इनकम कहेंगे, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अच्छा, ट्रांसफर इनकम को हम अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। अनअर्न्ड इसलिए क्योंकि बेसिकली ये रिसीट कॉन्सेप्ट है, पैसा आप रिसीव तो कर रहे हैं, अर्न नहीं किया आपने, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। अच्छा सर, कौन सी वाली इनकम ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड होती है? देखिए, स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन, चैरिटी या फिर गिफ्ट या रेमिटेंसेस, ये सब जो है ट्रांसफर इनकम कहलाती है। क्योंकि अगर आप एनालाइज करेंगे आपको समझ आएगा कि चाहे स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, डोनेशन, चैरिटी या गिफ्ट हो, इसके लिए आपने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी, कोई सर्विसेज रेंडर नहीं करी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है यहाँ पे, पेंशन की बात नहीं हो रही है, हम ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहे हैं। देखिए, पेंशन जो एम्प्लॉय को मिलती है रिटायरमेंट के बाद वो प्रोडक्टिव है, वो उसने कोई सर्विस दी थी ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो है वो उस पेंशन के लिए एंटाइटल्ड हुआ है। तो पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है वो प्रोडक्टिव इनकम मानी जाती है, फैक्टर इनकम होती है, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं उसको। लेकिन अगर ओल्ड एज पेंशन है तो ओल्ड एज पेंशन मिलती है जब एक बंदा एक सर्टेन एज अटेन कर लेता है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड कराया जाता है एज अ वेलफेयर। बेसिकली उसके लिए उस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई प्रोडक्टिव सर्विस या कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी होती है। तो याद रखें, पेंशन को हम इंक्लूड करते हैं, ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरीके से गिफ्ट, स्कॉलरशिप, चैरिटी, डोनेशन, ये सारी चीजें भी इंक्लूड नहीं होती हैं। तो ये क्लियर हो गया, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज विंडफॉल गेन्स। देखिए, विंडफॉल गेन्स को भी हम नेशनल इनकम कंप्यूटेशन में ऐड नहीं करते हैं। लिखा है विंडफॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एज दीज आर आल्सो नॉट प्रोडक्टिव इनकम। अब सवाल ये उठता है, विंडफॉल गेन्स किसको कहते हैं? विंडफॉल गेन्स अनएक्सपेक्टेड इनकम्स होती हैं। जैसे इसके अंदर क्या आता है, जैसे लॉटरी इनकम है या हॉर्स रेस विनिंग्स हैं या किसी गेम में आप पार्टिसिपेट करते हैं, वहां कोई अमाउंट आप जीतते हैं, ये सब जो है अनएक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैं और ये सब जो है किसी भी तरह की प्रोडक्टिव सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है। इसके लिए आपने कोई पर्टिकुलर काम नहीं किया है, कोई सर्विस किसी को रेंडर नहीं करी, लेकिन पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ विनिंग। तो बेसिकली इन सब को हम विंडफॉल गेन्स कहते हैं, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। देखिए, अगर अभी तक आप बात समझ पा रहे हैं, इससे क्लियर हो गया होगा कि नेशनल इनकम कंप्यूटेशन में ना सिर्फ हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, वो सारी इनकम
जिसके बदले आपने कुछ किया था, आपने कोई सर्विस कोई प्रोडक्ट बनाया किसी के लिए, उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट मिली, उसी इनकम को हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। इसके अलावा कोई और इनकम है उसको ऐड नहीं किया जाएगा, चाहे वो ट्रांसफर इनकम हो, विंडफॉल गेन्स हो, या फिर थर्ड पॉइंट इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। देखिए सेकंड हैंड गुड को बेच के जो पैसा रिसीव कर रहे हैं आप, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम उस गुड को बेचा गया था तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको ऑलरेडी नेशनल इनकम में काउंट किया जा चुका है। एक दफा आपने उसकी वैल्यू को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। अब जब सेकंड टाइम आप उसी गुड को बेच रहे हैं, इसका मतलब आपने कोई नई चीज क्रिएट नहीं करी, सामान सेम है, गुड सेम है, आप उसको फर्दर सेल कर रहे हैं, किसी नई चीज का क्रिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन उसी पुरानी चीज को बेच के जब आप इनकम जनरेट करते हैं तो अल्टीमेटली जो जनरेशन ऑफ इनकम है सेकंड हैंड गुड को बेच के जो इनकम जनरेट हो रही है उसको आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब उसको सेल किया गया था उसकी ओरिजिनल वैल्यू को हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अगर हम ऐड करने की बात करें, किसी भी इनकम को आप तब ऐड करोगे जब कोई नई चीज क्रिएट हो रही है। आप सेम चीज अगर फर्दर सेल कर रहे हैं, उसको बेच के जो इनकम जनरेट हो रही है दैट इज नॉट योर इनकम। उसको बेसिकली अगर आप समझ पाए तो उसको हम कहते हैं रिकवरी ऑफ एक्सपेंस है वो। क्या आपने पहले मान लो कोई चीज 5,000 रुपए की खरीदी और एक साल के बाद उसको आप 3,000 रुपए में बेच रहे हैं, तो असल में 3,000 रुपए की आपकी इनकम नहीं है, 5,000 का जो आपने खर्चा किया था उसमें 3,000 रुपए की रिकवरी कर ली आपने। तो सेकंड हैंड गुड को बेच के इनकम जो जनरेट हो रही है वो बेसिकली एक रिकवरी ऑफ एक्सपेंस होता है और किसी नए गुड का क्रिएशन नहीं होता वहां पे। इस वजह से सेकंड हैंड गुड को बेचने पे जो इनकम जनरेट होती है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अच्छा अगर कर लिया जाएगा तो क्या होगा? देखिए अगर हम सेकंड हैंड गुड की सेल्स वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। एक चीज की वैल्यू आप ऑलरेडी ओरिजिनली जब उसको सेल किया गया था तब आप इंक्लूड कर चुके हैं, अगर आप वापस से ऐड कर देंगे सेकंड हैंड गुड की वैल्यू को तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू डबल काउंटिंग, और इससे नेशनल इनकम की वैल्यू जो है वो इन्फ्लेट होगी, ज्यादा हो जाएगी और इट विल नॉट गिव यू द राइट पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन कई दफा ना हम अपने सेकंड हैंड गुड को बिकवाने के लिए किसी ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर हमारे पास एक सामान है उसे हम बेचना चाहते हैं, आप प्रोस्पेक्टिव बायर ढूंढते हैं और हमारा ये सामान बिकवा दें। वो ब्रोकर क्या करता है, आपसे ब्रोकिंग चार्जेस मांगता है कि ठीक है सर मैं आपके लिए एक जो प्रोस्पेक्टिव बायर है वो ढूंढ दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे अपना कमीशन चाहिए, जिसे ब्रोकरेज चार्ज कह सकते हैं आप। तो याद रखो सेकंड हैंड गुड्स से जो डायरेक्टली इनकम जनरेट हो रही है ना वो उसको हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में, लेकिन वो जो ब्रोकर आपने हायर किया उसने जो ब्रोकिंग सर्विसेज आपको दी और उसके बदले जो अपना ब्रोकरेज उसने चार्ज किया, ब्रोकरेज इज अ काइंड ऑफ इनकम और ये प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर करके उसने जनरेट किया है, इसलिए ब्रोकिंग चार्ज जो होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं। बात समझ आ रही है? सेकंड हैंड गुड को बेच के इनकम जनरेट होगी उसको इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर ब्रोकिंग चार्ज आपने किसी को पे किया है तो जिस बंदे ने वो ब्रोकिंग इनकम रिसीव करी है, ब्रोकरेज रिसीव किया है, वो प्रोडक्टिव इनकम है, वो नेशनल इनकम में काउंट होता है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। देखिए शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सारी चीजें बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स कहलाते हैं और फाइनेंशियल एसेट जो है ना तो ये गुड्स की कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकते हैं ना सर्विसेज में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। तो बॉन्ड्स, शेयर, सिक्योरिटी एंड डिबेंचर दीज आर फाइनेंशियल एसेट एंड जस्ट पेपर क्लेम्स। ये सिर्फ पेपर क्लेम्स होते हैं, पेपर के फॉर्म में होते हैं। जिस बंदे ने शेयर्स परचेज किए हैं, पेपर जो है उसकी ओनरशिप एंटाइटलमेंट की तरह काम करता है, वो उसकी ओनरशिप को इंडिकेट करता है। तो पेपर के अलावा उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना तो गुड के फॉर्म में है वो, ना सर्विसेज के फॉर्म में। तो जब ये शेयर्स और सिक्योरिटीज आप बेचते हैं, ऑब्वियसली जब आप उसको सेल करेंगे तो इनकम जनरेट होगी। जैसे आपने कोई शेयर परचेज किया मान लीजिए 100 रुपए का, और उसको जो है जब उसकी मार्केट वैल्यू 130 रुपए हो गई, आपने उसको सेल कर दिया, 100 पे खरीदा था 130 पे सेल किया, तो 30 रुपए की जो इनकम जनरेट हुई है दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। ठीक है, इसको कैपिटल गेन कहा जाता है। दिस इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। अब ये इनकम जनरेट हो रही है ना, इसके लिए आपने ना तो कोई गुड्स प्रोवाइड कराया सामने वाले को, ना किसी तरह की कोई सर्विस दी है, क्योंकि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ना तो गुड्स की कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकते हैं ना सर्विसेज की कैटेगरी में। तो इवेंचुअली उसको सेल करके जो पैसा जनरेट हो रहा है उसको भी आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। लिखा है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी। दीज आर फाइनेंशियल एसेट्स एंड आर जस्ट पेपर क्लेम्स, हेंस इनकम जनरेटेड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच फाइनेंशियल एसेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। लेकिन याद रखें जब आप शेयर्स और सिक्योरिटीज बेचते हैं तो उसमें भी ना कई दफा बायर और सेलर के बीच में एक ब्रोकर काम करता है। ठीक है, वो बायर और सेलर को जो है उनके बीच में एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करवाता है। सेलर के शेयर जो है वो बायर को रेंडर करता है,
इवेंचुअली वो जो है आपको एक सर्विस दे रहा है बीच में बैठ के, ब्रोकर। तो ब्रोकर शेयर्स या सिक्योरिटीज बिकवाने के लिए जो भी कमीशन चार्ज करेगा या ब्रोकरेज चार्ज करेगा, वो एक प्रोडक्टिव इनकम मानी जाएगी, वो फैक्टर इनकम मानी जाएगी और नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाएगी। जैसे सेकंड हैंड गुड को बेचते टाइम आप किसी ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करते हैं, वो अपना ब्रोकरेज चार्ज जो भी चार्ज करता है आपसे, वो नेशनल इनकम में जाता है क्योंकि वो फैक्टर इनकम है। सिमिलरली शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बेचते टाइम भी आप किसी ब्रोकर या जो एजेंट है उसके थ्रू आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जब सेल करेंगे तो वो अपना ब्रोकरेज और कमीशन चार्ज करेगा। तो उस इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो जो सर्विस दे रहा है ब्रोकर प्रोडक्टिव सर्विस है और उससे जो इनकम जनरेट होगी वो फैक्टर इनकम कहलाएगी। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे। देखिए प्रिकॉशंस में लास्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का ना बहुत सिंपल सा फंडा है। इनडायरेक्ट टैक्स आप नेशनल इनकम कंप्यूटेशन में इनडायरेक्ट टैक्स आप ऐड भी कर सकते हैं और ऐड नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब देखिए नेशनल इनकम मैंने आपको बता रखा है कि आप ना उसको फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, और मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे निकालना चाहते हैं तो फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करने की जरूरत नहीं, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं मार्केट प्राइस पे तो आप इसको ऐड करेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी एडेड एंड कैन नॉट बी एडेड डिपेंडिंग अपॉन कि आप नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन फैक्टर कॉस्ट पे करना चाह रहे हैं या मार्केट प्राइस पे करना चाह रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट पे करना चाह रहे हैं इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, मार्केट प्राइस पे करना चाह रहे हैं तो इंक्लूड आपको करना पड़ेगा। तो ये 5 प्रिकॉशंस हैं इनकम मेथड के। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या बताया मैंने आपको। सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी ट्रांसफर इनकम है उसको इंक्लूड नहीं करते हम नेशनल इनकम में। जो भी विंडफॉल गेन्स हैं, जैसे विंडफॉल गेन्स में क्या आएगा, लॉटरी इनकम, हॉर्स रेस या विनिंग फ्रॉम एनी गेम, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन जो अगर ब्रोकरेज जनरेट हुई है बीच में तो वो जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाती है। इसके बाद अगर सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी आपने किया है उससे जो इनकम जनरेट हो रही है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन भी जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। लेकिन अगर बीच में कमीशन एजेंट या कोई ब्रोकर था उसने अपना कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज किया है वो फैक्टर इनकम मानी जाएगी, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस का सिंपल सा बताया है कि इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी एडेड and cannot be added depending upon whether you want to calculate the national income at factor cost or at the market price, ठीक है। तो this is all about precautions of income method।